जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो बता दें कि आप लोगों की सब्जेक्टिव क्लास चल रही है और ऑब्जेक्टिव क्लास जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज है पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्लास, जिसके जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस सारे क्वेश्चनों को हमने लेकर आया है। एक बार 2023 वाले बच्चे इस सारे ऑब्जेक्टिवों को देखें और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें, क्योंकि हमें उतना ही ऑब्जेक्टिव को बताया जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। सारी की सारी ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट चैप्टर की जितनी ऑब्जेक्टिव है 1 से लेकर 57 ऑब्जेक्टिव है, उस सारे को क्लियर कराया है और सारी को एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो एकदम से सावधानी से पढ़ने का प्रयास करें और यहीं से सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और कहीं से आपकी ऑब्जेक्टिव आने वाले नहीं है। तो चलते हैं आज की पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। 100 में से 60 क्वेश्चनों का जवाब देना है। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु किसे बनाई गई थी? तो सेल खड़ी नमक पत्थर। याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु किससे बनाई गई थी? तो सेल खड़ी नमक पत्थर से बनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि मोहरों पर किसका चित्र था? तो मोहरों पर जो चित्र था वो जानवरों का चित्र था। यहाँ तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पहला था हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु किससे बनाई गई थी? सेल खड़ी नमक पत्थर से। और दूसरा क्वेश्चन था आपका कि मोहरों पर किसका चित्र था? तो मोहरों पर जानवरों का चित्र था। तो चलिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चलिए, तीसरे नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में किस विशेष वस्तु को पूरा वस्तुओं मिले हैं? नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में किस विशिष्ट पुरा वस्तुओं मिले हैं? तो मुहरे, मनके, बाट, पत्थर के फल के पकी हुई ईंटें, ये सारी चीजें हमें हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में विशिष्ट पुरा वस्तुओं को मिले। अब चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन के। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या? तो देखिए, पांचवें नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काम कब निर्धारण किया गया? तो कार्य था, यहाँ पर काम लिखा गया। कार्य कब निर्धारण किया गया था? तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। कब निर्धारण किया गया था? 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। अगला क्वेश्चन है छठा कि हड़प्पा सभ्यता के सिंध में बस्तियों को कुल संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में सिंध में बस्तियों की संख्या 106 थी। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में सिंध में बस्तियों की संख्या कितनी थी? 6। और हड़प्पा सभ्यता का कार्य कब निर्धारण किया गया था? काल तो 2600 से और 1900 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया था। देखिए, हम वैसे वैसे टॉपिकों को लेकर आए हैं ना, जिसके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम में मदद करेगी। ठीक है, यहाँ से सारी के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाइए, आपकी जरूर हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं आपके सातवें नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है? आज ये सातवें नंबर क्वेश्चन। सातवां नंबर क्वेश्चन करें, हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तानों में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के चोलिस्तानों में बस्तियों की कुल संख्या 239 थी। हमेशा याद रखिएगा कि चोलिस्तान में बस्तियों की कुल संख्या कितनी थी? 239। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि सिंध में आरंभिक स्थलों की संख्या कितनी थी? तो सिंध में जो हमारी आरंभिक स्थलों की संख्या थी वो थी 52। कितनी थी भैया? वो थी 52। देखिए, इसकी सारी सब्जेक्टिव क्लास आपको पढ़ी है अब इसी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर पे, तो जाके वहाँ जरूर देखें। अब चलते हैं हम लोग तो चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चोलिस्तान में आरंभिक स्थलों की संख्या कितनी थी? चोलिस्तान में आरंभिक स्थलों की संख्या आपकी कितनी थी? 37 थी। याद रखिएगा, चोलिस्तान में आरंभिक स्थलों की संख्या कितनी थी? 37। तो सिंध में विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी थी? तो सिंध में विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या 65 थी। हमेशा याद रखिएगा कि सिंध में विकसित हड़प्पा स्थलों की संख्या आपकी कितनी थी भैया? तो 65 थी। देखिए, एक एक चीज़ों को हमेशा समझ के पढ़िए और सारी चीज़ को नोटबुक के कॉपी में, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते चलिए कि आपको जब एग्जाम देने जाए ये रटना नहीं है, बस सिर्फ समझने की बात है और इसको बेहतर ढंग से समझना है। तो मेरी क्लास आपकी सब्जेक्टिव की पढ़ी हुई है, तो जाके एक क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रैश कोर्स करके वहाँ से जरूर देखा। अब चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तेरह नंबर क्वेश्चन करा है, चोलिस्तान में नए स्थलों में विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या कितनी थी? तो 132 थी। चोलिस्तान में नए स्थल पर विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या कितनी थी भैया? तो 132 थी। सिंध में त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी थी? तो 29 थी। सिंध में त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थलों की संख्या कितनी थी भैया? तो 29 थी। ठीक है,
इस सारी चीज़ों को आराम से कीजिएगा, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा में किस किस का साक्ष्य मिला है। तो हड़प्पा में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा में किस किस का साक्ष्य मिला है भैया? तो कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी ना भैया, वो छोटी थी। कैसी थी? छोटी थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल मिला है। क्या क्या मिला है? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल। बाजरे का दाना कहां से मिला है? 18 नंबर क्वेश्चन, बाजरे का दाना कहां से प्राप्त हुआ है? तो बाजरे का दाना हमारा जो प्राप्त हुआ है वो गुजरात से हुआ है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हड़प्पा के स्थल में कौन कौन सा जानवर की हड्डी मिला है? 19 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा के स्थल में कौन कौन से जानवर की हड्डी मिले? तो मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर का हड्डी मिला है। किस चीज का? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर का। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए हमें बैल का प्रयोग किया जाता। किस चीज का प्रयोग किया जाता? बैल का प्रयोग किया जाता। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चोलिस्तान में कौन से स्थलों पर मिट्टी से बने हल का प्रतीक है? तो बनवाली हरियाणा में हमें मिट्टी से बने हल का प्रतीक प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? चोलिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो हमें मिला है वो कहाँ मिला है? कालीबंगन में मिला है। कहाँ मिला है भैया? कालीबंगन में हमें जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार का औजार का प्रयोग करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग आपके धातु के औजारों का प्रयोग करते थे। किस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे भैया? धातु के औजारों को। 24 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश हड़प्पा स्थल किस क्षेत्र में स्थित है? तो अधिकांश हड़प्पा स्थल हमें अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है। कौन से क्षेत्र में? अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के लिए जल संचय कहाँ किया जाता था? तो कृषि के लिए हमारे जल संचय हड़प्पा सभ्यता में धौलावीरा में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? धौलावीरा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठा पहलू यह था कि शहरी केंद्रों का विकास। किस केंद्रों का विकास? शहरी केंद्रों का विकास हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू था। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन है? तो मोहनजोदाड़ो का सबसे प्रसिद्ध स्थल पुरा स्थल है। कौन सा स्थल है? पुरा स्थल। सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले खोजे गया स्थल कौन सा है भैया? तो हड़प्पा स्थल हमारा सबसे पहले खोजा गया स्थल है। ठीक है, इस सारी चीजों को एकदम ध्यान से पढ़िए, एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए। नोटबुक में नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चन और आंसर का, क्योंकि जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं। मैं पहले ही बता रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं बनने वाले। अच्छा 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरातत्वविदों ने किसे निचला शहर का नाम दिया है? तो दुर्ग को निचला शहर का नाम दिया है। क्या दिया है? दुर्ग को निचला शहर का नाम दिया है। 30 नंबर क्वेश्चन के, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों में कौन सी पत्ती अपनाई गई थी? तो सड़कों तथा गलियों में ग्रीड पत्ती अपनाई गई थी। कौन सी पत्ती अपनाई गई थी? ग्रीड पत्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो का कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का निचला शहर किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। हाइलाइटेड क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान में रखिए। मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 700 थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि नालियों के विषयों में किसने लिखा? तो नालियों के विषय में मैके ने लिखा। किसने लिखा? मैके ने। 34 नंबर क्वेश्चन का है, दुर्ग में एक विशाल संरचना मिला। किसका संरचना मिला? माल गोदाम का। किसका संरचना मिला आपको भैया? माल गोदाम का संरचना मिला। किसमें? दुर्ग में। हमेशा ध्यान में रखिएगा, इस सारे क्वेश्चनों को बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, बार बार यही रिपीट कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्ग में कितने स्नानघर बनाए गए थे? दुर्ग में 8 स्नानघर बनाए गए थे। कितने? 8। ये 36 नंबर क्वेश्चन, एक गलियारों में कितने स्नानघर थे? तो एक गलियारे में 4 स्नानघर थे। कितने स्नानघर थे? 4 स्नानघर थे। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस पिरामिड में हड़प्पा सभ्यता से में समाकलीन थे? तो मिस्र के पिरामिड। कौन से पिरामिड? मिस्र के पिरामिड। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सबसे बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। किसमें दफनाई गई थी? तो पिरामिड में दफनाई गई थी। किसमें? पिरामिड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मोहनजोदड़ो में किस उत्पादन में संलग्न था? तो शिल्प उत्पादन में मोहनजोदड़ो सबसे आगे था। किस उत्पादन में? शिल्प उत्पादन में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि सेलखड़ी किस प्रकार का पत्थर था? सेलखड़ी मुलायम पत्थर था। कौन सा पत्थर था? मुलायम पत्थर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिल्प उत्पादन का कार्य कहाँ किया जाता था? शिल्प उत्पादन का कार्य मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता में किया जाता था। कहाँ किया जाता था? शिल्प उत्पादन का मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता में। अगला क्वेश्चन है कि बाट किस पत्थर से बनाया जाता था? बाट चट नामक पत्थर से। कौन से पत्थर? चट नामक पत्थर से बाट बनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले किसने किया? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने किया। किसने किया? डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने। 44 नंबर क्वेश्चन है किसने हड़प्पा जैसी समान मोहर मोहनजोदड़ो से खोजा? तो राखेल दास बनर्जी ने समान मोहर मोहनजोदड़ो से। 45 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी किसकी पूजा करते थे? तो हड़प्पा वासी आज शिव की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा वासी आज शिव की। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पुरापाषाण काल का कालखंड कितना था? निम्न पुरापाषाण काल का कालखंड था 20 लाख वर्ष। कितना था? 20 लाख वर्ष। कौन लिखा गया वहां पर काल होगा, कितना होगा? 20 लाख वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य पुरापाषाण काल का कालखंड था, मध्य पुरापाषाण कालखंड था 80,000 वर्ष पूर्व। कितना था? 80,000 वर्ष पूर्व। उच्च पुरापाषाण काल का कालखंड था तो 35,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, उच्च पुरापाषाण कब था? 35,000 वर्ष पूर्व। मध्य पुरापाषाण का 80,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 49 नंबर, मध्य पाषाण काल का कालखंड था तो मध्य पाषाण कालखंड था 12,000 वर्ष पूर्व। कितना था? 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पाषाण काल का कालखंड था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में माल कैसे प्राप्त किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में माल प्राप्त किया जाता था सिंधु नदी के मार्ग से। किस नदी के मार्ग से? सिंधु नदी के मार्ग से। इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। चलिए कह रहा है कि 91 नंबर क्वेश्चन की तांबे कहां से प्राप्त करते थे? तो तांबे राजस्थान के खेतरी आंचल से। कहां से? तांबे राजस्थान के खेतरी आंचल से। 52 नंबर क्वेश्चन के मोहरे बाट पासे तथा मनके कहां मिले हैं? तो मोहरे बाट पासे मनके आपको मेसोपोटामिया से मिले हैं। कहां मिले हैं? मेसोपोटामिया से आपके मोहरे बाट पासे तथा मनके मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? 53 नंबर क्वेश्चन है कि हाजा पक्षी कौन था? तो हाजा पक्षी कौन था? मोर था। कौन था? मोर था। याद रखिएगा, हाजा पक्षी कौन था? मोर था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह थे? तो सबसे लंबे अभिलेख में आपके 26 चिन्ह थे। कितने चिन्ह थे? 26 चिन्ह थे। याद रखिएगा हमेशा, इस सारे क्वेश्चन हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन हमने बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में चीनों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा सभ्यता में चीनों की संख्या 375 से 400 थी। कितनी थी? 375 से 400 हमारे चीनों की संख्या थी। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किस प्रकार लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? आपका लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ कब हुआ? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन प्रारंभ 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का जितने ऑब्जेक्टिव थे हमने सारे के सारे क्लियर करा दिए, सारे के सारे बता दिए। अगर इसका सब्जेक्टिव वीडियो देखना है तो इस क्लास का पूरी की पूरी लेक्चर आपकी यूट्यूब पर इसी चैनल पर डली हुई है। जाके एकदम से बेहतर तरीके से देख रहे हो, बेहतर तरीके से समझाने का उसमें भी प्रयास किया गया है। और मैं जितना भी ऑब्जेक्टिव आपको आज बताया है ये सारे के सारे आपके एग्जाम में आने वाले। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लो या किसी भी साल का क्वेश्चन उठा के देख लो, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यहीं से पूछा गया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 2023 वाले बच्चे ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाए, क्योंकि लास्ट में एक क्रैश कोर्स की तरह काम करेगा, एक दवा के रूप में काम करेगा। तो जरूर से जरूर पढ़ने का प्रयास कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा समझने का इस चीज़ों का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपकी सेकंड पार्ट की वीडियो आज शाम तक डल जाएगी, आज ही की आज ही डलेगी, तो थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने का प्रयास करेंगे। आपके हिस्ट्री के जितनी भी अगर जियोग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।